नमस्कार। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 20 मार्च को गोंडा और इसके आसपास के जिलों के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान ही वे बहराइच, गोंडा और बलरामपुर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उनके आगमन के समय सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जहां 20 मार्च को गोंडा के दौरे पर रहेंगे और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और साथ ही तैयारियों का जायजा लेते हुए पुलिस भी नजर आई है और साथ ही जो सुरक्षा विभाग टीम है वो वहां पर मौजूद नजर आई है सुरक्षा के कड़े इंतजाम को लेकर। क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है तो उसमें सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे जो घटनाएं हैं वो हो जाती हैं, उससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर सवाल जरूर उठते हैं। तो उसको लेकर के गोंडा में चाक चौबंद इंतजाम किया गया है और इस दौरे के दौरान ही कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रस्तावित रहेंगे। कई ऐसे जनता के लिए उपहार कह सकते हैं, कई ऐसे शिलान्यास और तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो सीएम योगी के द्वारा प्रस्तावित होने वाले हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 मार्च को अयोध्या दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे रामलला और हनुमानगढ़ी के मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वे राम कथा पार्क में आयोजित क्रेडिट कैंप में लाभार्थियों को लोन वितरित करेंगे। वही सीएम राज सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। जो सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री मिल्कीपुर भी जा सकते हैं, जहां वह स्थानीय जन समस्याओं का जायजा लेंगे और क्षेत्रीय विकास की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। यह दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में प्रदेश सरकार की योजनाओं को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो ऐसे में ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि अयोध्या का दौरा है सीएम योगी का और इस दौरान वो मिल्कीपुर भी जाएंगे। ये वही सीट है जहां से बीते दिनों जो बीजेपी है वो चुनाव जीती है और उसके बाद ये पहला दौरा। हालांकि अयोध्या में सपा की सरकार आने के बाद ये था कि सपा किस तरीके से अयोध्या के में जब विधायकी सपा के पक्ष में, ऐसे में देखना था कि मिल्कीपुर का जो सीट है वो बीजेपी किस तरीके से जीती। लेकिन ये सीएम का जो दौरा है वो बेहद खास माना जा रहा है। इस दौरान अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि हर बार जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते हैं तो ऐसे में रामलला के दर्शन जरूर करते हैं, हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे और साथ ही मिल्कीपुर में जाएंगे और लोगों से संवाद करेंगे और साधु संतों से भी इस दौरान मुलाकात की पूरी उम्मीद लगाई जा रही। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की समीक्षा की और अधिकारियों को राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीम भावना के साथ काम करें और व्यापारियों से संवाद बनाकर राजस्व संग्रह में वृद्धि करें। मुख्यमंत्री ने 2025 से 2026 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय किया। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करना हर व्यापारी का कर्तव्य है और उत्तर प्रदेश को रिटर्न दाखिल करने में देश का अग्रणी राज्य बनना है। सीएम ने संवैधानिक टैक्स देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने की बात कही और प्रदेश, जोन, मंडल और साथ ही जनपद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। तो सर्वाधिक टैक्स देने की बात भी कही। 2025 से 2026 में 1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और सर्वाधिक टैक्स देने वालों का सम्मान किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक ये कहा गया राजस्व वृद्धि के निर्देश दिए गए ताकि साथ ही साथ जो राज्य है उसका विकास किया जा सके। और मुख्यमंत्री ने ये निर्देशित करते हुए कहा कि जो ज्यादा टैक्स भरेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। हालांकि 2025 से 2026 के लिए सर्वाधिक टैक्स की जो समय सीमा है वो भी रखी गई है। भारत की शानदार बेटी सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में शानदार सफर पूरा होने के बाद उनका स्वागत बड़े गर्व के साथ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुनीता विलियम्स को बधाई दी और उनकी उपलब्धि को सम्मानित किया। योगी ने इस मिशन की सफलता को निडर क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों और उनके उत्कृष्ट दिमागों की मेहनत का परिणाम बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह उल्लेखनीय उपलब्धि मानवीय भावना, साहस और प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है।
इस प्रेरणादायक यात्रा से 1.4 बिलियन भारतीयों के दिलों में अपार गर्व और प्रेरणा की भावना भरी है। मुख्यमंत्री ने सुनीता विलियम्स का घर वापसी पर दिल से स्वागत किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बताते चले कि 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स आखिरकार अंतरिक्ष से वापस आ चुकी हैं और वापस आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ये ट्वीट किया और कहा कि इस दिन को हम सभी याद रखेंगे। सुनीता विलियम्स ने जो संघर्ष किया है और साथ ही साथ क्रू 9 भी इस पूरे जो यात्रा है, अंतरिक्ष यात्रा, उसका नाम दिया है और कहा कि सुनीता विलियम्स के घर लौटने के बाद हम सभी खुश हैं और जो पूरे भारतीय है वो इस दिन को याद रखेगा। सुनीता विलियम्स एक रोल मॉडल के तौर पर सभी भारतीयों के दिलों पर राज करेंगी। वह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 8 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और विकासात्मक कदम उठाए गए। सर्वोत्तम प्रदेश के साथ हरित प्रदेश बनाने की दिशा में 204 करोड़ से भी अधिक पौधारोपण कर योगी सरकार ने एक मिसाल पेश किया है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूपी का वनाच्छादन जो है वो 559.19 वर्ग किलोमीटर रहा। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। राज्य में 25 नवंबर 2024 से लखनऊ से पलिया तक हवाई सेवा भी शुरू हुई। वन विभाग ने पारदर्शिता के आधार पर हजारों युवाओं को नियुक्ति भी मिली। वहीं गोरखपुर में जटायु संरक्षण और साथ ही साथ प्रजनन केंद्र खोला गया और यूपी में सारस की संख्या बढ़कर 19,994 हो गई। नमामि गंगे परियोजना और डबल इंजन सरकार के प्रयासों से यूपी की नदियों में डॉल्फिन की जो संख्या थी वो भी बढ़ी है और 2,397 तक ये संख्या पहुंची है। तो ऐसे में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पर्यावरण भी विकास की ओर बढ़ा है और साथ ही साथ जो जंगलों में और समुद्र में भी डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है और हरित पहल जो है वो योगी सरकार की ओर से किया गया, जिस पर सभी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की हरित पहल देखी गई। हालांकि आपको याद होगा कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ नए नए इस कुर्सी पर विराजमान हुए थे तभी से उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हरित की ओर कैसे बढ़ा जाए और डेली एक पेड़ लगाने की भी उन्होंने हिदायत दी थी और खुद भी पेड़ लगाते हुए नजर आए थे। और इसी के मद्देनजर आज 204 करोड़ योगी सरकार ने अभी तक पौधे लगाए हैं। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। लगातार चिकित्सा विभाग का दौरा कर रहे 17 डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे डॉक्टर, एनपीए के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस जारी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर डिप्टी सीएम का एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। डिप्टी सीएम ने जहां एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चिकित्सा विभाग का लगातार दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ 17 डॉक्टरों पर इस दौरान कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर कर रहे थे, एनपीए के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस किया जा रहा था। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर डिप्टी सीएम ने इस पूरे मुद्दे को सुना, समझा, उसके बाद कार्रवाई किया है और चिकित्सा विभाग को भी इस बारे में सूचित किया। 17 डॉक्टरों पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको लेकर के एनपीए के बावजूद ये प्राइवेट प्रैक्टिस जारी थी। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुशासन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था की बदौलत एक तरफ उत्तर प्रदेश को जहां सर्वोत्तम प्रदेश बनाया है, तो वहीं 8 वर्ष में 204 करोड़ से भी ज्यादा पौधारोपण भी किया है, जिससे हरित प्रदेश के रूप में भी समृद्ध किया। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के मुताबिक यूपी में वनावरण वनाच्छादन में 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत यूपी में 36.80 करोड़ पौधारोपण हुए। सीएम योगी के नेतृत्व में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने कई बड़े कार्य भी किए हैं। वही वन विभाग में पारदर्शिता के आधार पर युवाओं को नियुक्ति दी गई। यूपी में पहली बार कार्बन क्रेडिट के जरिए किसानों की आय में वृद्धि हुई है। सीएम योगी ने यूपी को हरित प्रदेश बनाया है और हरित प्रदेश के लिए जो कदम है वो सीएम योगी ने उठाया। अभी तक अगर बात करें तो 8 सालों के कार्यकाल में 204 करोड़ जो पौधे हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बचाया और साथ ही साथ उन्होंने एक अभियान भी शुरू किया था, पेड़ बचाओ पेड़ बढ़ाओ। और इसी के तहत कई ऐसे पेड़ हैं जो लगाए गए और आम जनता को भी इसको लेकर के जागरूक करते हुए नजर आए थे। और इसी अभियान का आज ये फल है कि जब 8 साल के अंदर ही
जो इतने पेड़ हैं वो लगा लिया गया। यूपी एक हरित प्रदेश के तौर पर आगे बढ़ रहा और साथ ही आगे भी सीएम योगी आदित्यनाथ ये करते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए हैं लोगों से कि पेड़ लगाओ, जिंदगी बचाओ, क्योंकि पौधे लगाने से कहीं ना कहीं एक स्वस्थ जीवन के लिए हम अग्रसर हो सकते हैं। तो संजय निषाद का विवादित बयान सामने आया है। संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा में दिया बयान, 7 दरोगा के हाथ पैर तुड़वाकर यहां पहुंचाया, गड्ढे में फेंकवा कर मैं यहां पहुंचा हूं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर संवैधानिक अधिकार यात्रा पर एक बयान दिया है, 7 दरोगा के हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में फेंकवा कर यहां पहुंचाया हूं। बड़ी खबर बता रहा है और साथ ही साथ विवादित बयान संजय निषाद का एक बार फिर सामने आया है, क्योंकि संजय निषाद की बात करें तो हर बार अपने विवादित बयान की वजह से वो सुर्खियों में आते हुए नजर आते हैं। इस बार फिर से उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर 7 दरोगाओं को पिटवा कर, उनके हाथ पैर तुड़वा कर, उन्हें गड्ढे में फेंकवा कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। हालांकि इस बयान के बाद से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस वर्दीधारी पर अभी तक जिस वर्दीधारी को लेकर के ये कहा जा रहा था कि यूपी में सुरक्षित नहीं, अब संजय निषाद जो मंत्री के पद पर हैं वही ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं कि उनके दिल में वर्दीधारियों के लिए कितना इज्जत है और कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो आने वाले दिनों में राजनीतिक सुर्खियों में बदलने वाला है। वो यूपी कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी में है। केंद्रीय नेतृत्व को 133 नाम का पैनल भेजा गया, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व को 133 नाम का जो पैनल है वो भेजा गया है और साथ ही कई ऐसे ट्रांसफर हैं जो किए जा सकते हैं। यूपी कांग्रेस में बड़े बदलाव देखे गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व को 133 नाम भेजे गए हैं, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने का ये एक पहल है जो यूपी कांग्रेस की ओर से किया गया। तो बड़ी और अहम खबर बता रहे, जहां पर यूपी में कांग्रेस की स्थिति से हर कोई वाकिफ है और इसी को बदलने के लिए, इसकी सूरत बदलने के लिए एक नया पहल कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। यूपी कांग्रेस में नया फेरबदल देखने को मिल सकता है। 133 नाम ऐसे हैं जिनका पैनल भेजा गया और सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको बूथ स्तर पर सक्रिय रहने के लिए बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि यूपी में कांग्रेस का ये जो दाव है, एक बड़ा बदलाव क्या कुछ रुख लेता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने का मामला सामने आया है। 1 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हलफनामा मांगा गया, तो 1 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर है, शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने का जो मामला है वो यहाँ पर पहुंचा है। 1 मई को अगली सुनवाई होगी, जिसमें दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी। प्रमुख शिक्षक शिक्षा बेसिक जो है उनसे हलफनामा मांगा गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने का मामला सामने आया है, जिसमें 1 मई को अगली सुनवाई होगी। प्रमुख सचिव बेसिक से हलफनामा मांगा गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि यूपी एटीएस ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की गोपनीय सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेजने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार किया गया और उसकी जांच भी जारी है, जहां यूपी एटीएस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। बताते यह चले कि आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई है और सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कृष्ण जन्म स्थान पर सुनवाई। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में हुई सुनवाई। 18 मामलों की एक साथ सुनवाई हो रही है, जहां विवादित स्थल पर पूजा के अधिकार की मांग की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज सुनवाई होनी थी और अभी सुनवाई लगातार जारी है। कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद को लेकर के सुनवाई लगातार जारी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इसी सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्ष के जो दलीलें हैं वो रखी जा रही हैं और जन्म स्थान पर सुनवाई जारी है। 18 मामले हैं जिस पर आज सुनवाई चल रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। उनमें से एक मामला
कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद भी है और इसी को लेकर के दोनों ही जो पक्ष है, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, अपनी अपनी तरफ से दलीलें रख रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आज कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। विवादित स्थल पर पूजा की लगातार मांग हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही, क्या हिंदू पक्ष की मांगे कबूल होंगी या फिर मुस्लिम पक्ष की दलीलें जो होंगी वो ज्यादा असर दिखाएगी, यह देखना होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आज से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो उत्तर पुस्तिका है उसकी जांच शुरू हो जाएगी। प्रदेश भर में कुल 261 केंद्र हैं, उन पर उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है वो किया जाएगा। बोर्ड मुख्यालय से जांच प्रक्रिया की निगरानी भी सीसीटीवी कैमरे के जरिए रखी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके। करीब 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को 15 दिनों के भीतर ही मूल्यांकित करना है। यूपी बोर्ड इसे पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ कराने की जो योजना है वो बना रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में एएसपी पूर्वी नृपेंद्र सिंह की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अतरौली थाना क्षेत्र के गौरीकला से चोरी हुए 3 मासूम बच्चों में से एक ऋतिक को तेलंगाना से बरामद किया है। हालांकि इस जो ऑपरेशन है उसके दौरान 3 महिलाएं मौके से फरार होने में सफल रही। जांच में यह भी सामने आया है कि ये जो गिरोह है वो अब तक 3 बच्चों की चोरी कर चुका है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक महिला की मौत की खबर सामने आई। दरअसल इंडिगो विमान से यात्रा करने जा रही महिला यात्रा की एयरपोर्ट पर बिल्डिंग गिरने से एयरपोर्ट बिल्डिंग में मौत हो गई। हालांकि बताते हुए चले कि एयरपोर्ट सीआईएसएफ और एयरपोर्ट प्रशासन ने स्थिति को संभाला है और महिला को तुरंत ही एयरपोर्ट प्रशासन ने हॉस्पिटल पहुंचाया है। वहीं परिजनों को भी इस बारे में सूचना दी गई। डॉक्टर्स ने जांच के बाद महिला यात्री को मृत घोषित कर दिया। बताते हुए चले कि महिला बेंगलुरु की रहने वाली बताई जा रही, जिसकी उम्र लगभग 72 वर्ष बताई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर मामला गुरबख्शगंज का बताया जा रहा है, जहां पर गुरबख्शगंज के अंतर्गत रामनगर गांव है, जिसमें 17 मार्च को सुरेंद्र यादव उर्फ लाला का शव चंदई रघुनाथपुर चौराहे के पास बाग में मिला। वही पुलिस जांच में पता चला कि मृतक की मां राजकुमारी ने अपने दामाद ब्रजेश यादव और बेटी सचिन के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने हरीश चंद्र नामक एक व्यक्ति को 50,000 रुपए में अपने बेटे की हत्या करने के लिए तैयार किया था। इसके बाद हरिश्चंद्र सुरेंद्र यादव ने अपने साथ मोटरसाइकिल से बाग में ले गया और जमकर शराब पिलाई। जब सुरेंद्र यादव नशे में हो गया तो बाग में हो रही जो उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने राजकुमारी, ब्रजेश यादव और सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हरिश्चंद्र की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। ये जनपद रायबरेली में थाना गुरबख्शगंज क्षेत्र में 17 मार्च को एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक नवयुवक 25 से 27 साल की जिसकी आयु थी, जिसका नाम सुरेंद्र यादव था, उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। इसमें अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम में उसकी हत्या का कारण गला घोटने से, स्ट्रैंगुलेशन से उसकी मृत्यु आई थी। इसी में पुलिस विवेचना कर रही थी। क्राइम ब्रांच की टीम, हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम और थाना गुरबख्शगंज थाना अध्यक्ष प्रमोद इसमें लगे हुए थे अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में। अब खबर आगरा से, जहां पर चर्चित संजली हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी आकाश और विजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों पर 5.23 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं एडीजे नितिन ठाकुर ने घटना को गंभीर बताते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बताते हुए चले कि 18 दिसंबर 2018 को स्कूल से लौटते वक्त जिंदा जलाकर संजली की हत्या कर दी गई थी।
अशरफी देवी छिंद सिंह इंटर कॉलेज में 10वीं की छात्रा थी संजलि। स्कूल से लौटते वक्त पेट्रोल डालकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया गया था। वही आगरा के बाद दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया था। 19 दिसंबर की रात दिल्ली में संजलि ने अपना दम तोड़ दिया। वही संजलि की मौत जो है वो कहीं ना कहीं एक गुत्थी बन के रही थी। मौत के 6 घंटे बाद रिश्ते में जो भाई लगेगा उसने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया था। तो संजलि हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बताते चले कि 2018 का ये मामला है और उसमें अपडेट सामने आया है जिसमें आगरा से ये पूरा मामला है। आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई गई है। 18 दिसंबर 2018 का ये पूरा मामला है जब संजलि को बीच रोड पर स्कूल से लौटते हुए उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया था। हालांकि उसके बाद उसके जो भाई है उसने भी आत्महत्या कर ली थी। ये मामला एक लंबे समय से लंबित था और साथ ही साथ तमाम तरीके से पुलिस भी इसकी छानबीन कर रही थी। जब आरोपियों को पकड़ा गया उसके बाद अब जाकर के संजलि हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट आया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमांड सेंटर का दौरा किया है। सीएम संग कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है। वो सीएम इस पर क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो लखनऊ में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, कमांड सेंटर का दौरा करते हुए नजर आए और साथ ही साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम के साथ कई जो वरिष्ठ अधिकारी है वो वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं और साथ ही तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, विकास की जो बयार है वो आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ कमांड सेंटर में जो वरिष्ठ अधिकारी है वो वहां पर मौजूद नजर आ रहे। कोई पुस्तक है जिसको अनरैप किया जा रहा है और साथ ही साथ उस पुस्तक का विमोचन भी शायद इसमें शामिल है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कमांड सेंटर पहुंचे और इस दौरान ही वहां पर वो कमांड सेंटर का दौरा करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी ली है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कमांड सेंटर का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ वो वहां पर अधिकारियों से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ का यह दौरा बेहद खास है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि आज इस दौरान ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा किया जाए। कमांड सेंटर में किस तरीके से आगे विकास किया जाए उस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।